आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे पाठ का नाम है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बड़े लंबे समय से इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, परंपरागत यानी कि बड़े लंबे समय से, यानी कि कई परंपराओं से कह सकते हैं या लंबी पीढ़ियों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी इन संसाधनों का उपयोग मानव द्वारा किया जा रहा है। क्या उपयोग कर रहा है इन संसाधनों से? वह क्या प्राप्त कर रहा है? वह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह उनसे प्राप्त क्या कर रहा है? ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। बहुत लंबे समय, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम से इनको इंसान जो है, मानव, वह इस्तेमाल में लेते आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि सबसे पहले इंसान ने कौन से परंपरागत स्रोत का इस्तेमाल किया होगा? बिल्कुल सही, उसने इस्तेमाल किया किसका? ईंधन का। ईंधन यानी कि ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल किया लकड़ी का। यहाँ से उसने सबसे पहले, यानी कि जिसको हम फायरवुड कहते हैं, उसका इस्तेमाल सबसे पहले उसने किया। कहाँ से? क्योंकि आपने धीरे धीरे आपने इतिहास पढ़ा है, उसके अंतर्गत आपने जाना है किस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल से चलते चलते धीरे धीरे आदिम अवस्था, आखेट की अवस्था, फिर उसने धीरे धीरे 5000 साल पे जब सभ्यताएं आई, उस समय उसने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया, साथ के साथ पशुओं का पालन पोषण करने लगा। तो जब खेती करने लगा तो उसके साथ पेड़ पौधों को जब देखता तो वहाँ से उसकी जब एक जगह स्थायी जीवन जीने लगा तो उसकी आवश्यकता हुई कि खाना पकाने के लिए, बाकी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किस चीज़ का किया है? तो सबसे पहले उसने लकड़ी का इस्तेमाल किया और उसी के साथ साथ वहीं पशुओं से प्राप्त जो उनका गोबर होता है उससे उसने क्या उपले बनाए होंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रारंभिक स्रोत थे किसके? परंपरागत ऊर्जा के। फिर धीरे धीरे तकनीक बदलती गई, जैसे जैसे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही, जैसे वानिकी करता था, वानिकी के अंतर्गत यानी कि विभिन्न पेड़ पौधों को काटने का कार्य करता था, जंगलात को काटने का कार्य करता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने खनन प्रक्रिया को सीखा। खनन प्रक्रिया के अंतर्गत उसने विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोज निकाला और उन्हीं खनिजों के अंतर्गत कुछ ऐसे अधात्विक खनिज थे जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती थी, यानी कि ईंधन के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था। उसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम कह सकते हैं, उसी का एक उत्पाद डीजल है, केरोसिन उसी का उत्पाद है, इसी तरीके से प्राकृतिक गैस है। और धीरे धीरे उसकी जो मांग बढ़ती गई और इन स्रोतों से वह ऊर्जा प्राप्त करने लगा। नोट कीजिए, लिखिए, परंपरागत साधनों में क्या क्या इस्तेमाल किया उसने? लकड़ी, ये सबसे पहले काम में लिया। उपले, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसको क्या है, आप खनिज तेल भी कह सकते हैं, इसको खनिज तेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्राकृतिक गैस का उसने उपयोग करने लगा, यानी कि हम आगे इनके ऊपर बहुत विस्तार से एक एक बारी बारी से विभिन्न परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को एक एक करके लेंगे और इन पे डिटेल से कैसे इनकी निर्माण प्रक्रिया, उस पर समस्त जानकारी आपको देंगे। प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पर एक खास ध्यान देने की बात है, यहाँ लिखा गया है जल विद्युत भी इसमें शामिल है। कौन सा? जल विद्युत। तो जल विद्युत किससे? पानी से, हाइडल पावर एनर्जी है। ये भी किसके अंतर्गत? परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में इसको शामिल किया जाता है। इसी की भांति है ताप विद्युत। ताप विद्युत बनाने के लिए, जिसको ताप विद्युत को आप कहते हैं थर्मल पावर, थर्मल पावर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल में ली जाती है और आपके पास जो बिजली घरों तक पहुंच रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? थर्मल पावर स्टेशंस का है। उसके उपरांत जल विद्युत से भी ऊर्जा आ रही है। बाकी अन्य अक्षय स्रोत भी और आ गए हैं, उनके बारे में भी आगे
अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए थर्मल पावर जो है यानी कि ताप विद्युत है वह बनती किससे है, मैं आपको जानकारी दे दूँ। उसका निर्माण किया जाता है कोयले का प्रयोग करके, यानी कि कोयले का इस्तेमाल करके, साथ के साथ प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के आधार पर भी ताप विद्युत तैयार की जाती है। यानी कि ये जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमने पढ़े, इंसान इन्हें बहुत लंबे समय से इस्तेमाल में लेते आ रहा है। आगे देखते हैं। ये है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की एक तालिका है जिसको आप याद कर सकते हैं और इसको बनाना भी है आपको। देखिए क्या क्या है। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिसके अंतर्गत ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, इसी को क्या कहते हैं, खनिज तेल कहा जाता है। यही खनिज तेल है, ठीक है। इसी तरीके से प्राकृतिक। अब आप यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि ये जो सभी मैंने बताए, 1 नंबर कोयला, 2 नंबर, 3 नंबर पेट्रोलियम, 4 नंबर प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब है फोसियल फ्यूल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, फोसियल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है, जिसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे हम कि जीवाश्म ईंधन यानी कि ऐसा ईंधन जो कैसे बना, पेड़ पौधे और जीव जंतु जब हजारों वर्षों पहले क्या हुए, जमीन में दफन हो गए, जमीन दोज हो गए। दफन होने के उपरांत ताप और दाब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसका निर्माण होता है, आपने पढ़ा है, कोयले का निर्माण होता है। उसी के साथ जहाँ समुद्री क्षेत्र होता है उसके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, ये वहाँ तैयार हो जाते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है बच्चों वह बहुत लंबी है, यानी कि तुरंत नहीं हो सकता। आज कोयला ख़त्म कल कोयला तैयार, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें क्या कह देंगे, इन्हें हम अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 अगर देखें जो अध्याय 1 पर आधारित था उसको आप देखिए, जहां पर मैंने विस्तार से नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन की आपको जानकारी दी है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो ये नोट कर लें, ये सारे के सारे चारों के चारों किसमें हम पढ़ेंगे, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएंगे, फोसिल फ्यूल के अंतर्गत आएंगे। और इनकी खास बात हमने क्या पढ़ी, ये अनवीकरणीय है। मैं आपको जानकारी दे दूं, अनवीकरणीय यानी कि इनके निर्माण तो होता है परंतु निर्माण होने में कई हजारों से लाखों वर्षों का समय लगता है। एक मानव की उम्र मात्र 100 वर्ष है, तो आप ये देखिए कितनी 10 पीढ़ियां गुजरे तब कहीं जाके कोयला बनेगा। यानी कि ये क्या है, सीमित स्रोत हैं इनके। इसी तरीके से परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में एक जल विद्युत को भी शामिल किया जाता है। ये बहुत रोचक है। बड़े लंबे समय से हम जल विद्युत को ऊर्जा बनाने के रूप में काम में लेते आ रहे हैं, इसलिए परिभाषा के अनुरूप इसको इसमें शामिल किया जाता है। परंतु जल विद्युत की प्रकृति अगर हम देखें, क्योंकि विद्युत किससे बनाई जा रही है, जल से बनाई जा रही है। और जल कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही। प्राकृतिक संसाधनों में भी कहाँ आता है ये नवीकरणीय संसाधनों में इसको सम्मिलित किया जाता है। परंतु यहाँ पर इन नवीकरणीय संसाधनों में जैसे जल है, वन है, मृदा है, ऐसे संसाधन है प्राकृतिक जिन पे मानव का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलता है। मानव ने आज इनके दोहन की दर इतनी तेज कर दी है कि धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं। यानी कि जल की पूर्ति कहाँ से होती है, आपने पढ़ा है जल चक्र से होती है। और उस जल चक्र में कहीं ना कहीं प्रक्रिया अगर अवरुद्ध होती है, जल दूषित होता है, तो क्या होगा, यह संसाधन क्या होगा, ये कम हो जाएगा। साथ के साथ इसको आप किस में नोट करेंगे, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंतु कैसा है, नवीकरणीय प्रकृति का है। ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो बड़ा रोचक है। आप ये देखिए यहां पर जहां चारों को किसमें सम्मिलित किया जा रहा है, ये जीवाश्म। अगर सवाल आता है कि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण लिखिए, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, ईंधन, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का नाम लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा परंपरागत स्रोत जो कि कैसा है,
नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है और परंपरागत में भी आता है। तो आप नाम किसका लिख देंगे? बिल्कुल सही, जल विद्युत का नाम उसमें लिखेंगे। आगे हम देखते हैं, मैं बात कर रहा था जीवाश्म ईंधन, जिसके अंतर्गत हम कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस को पढ़ रहे हैं। ये बनते कैसे हैं, इनकी निर्माण प्रक्रिया होती क्या है, नोट कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे रहे थे, मतलब दब अंदर चुके थे, यानी कि कुछ ऐसा समय बदलाव, क्योंकि हम भूगर्भिक इतिहास पे अगर नजर डालें पृथ्वी के तो बहुत सारे बदलाव बच्चों देखने को मिलते हैं। आपने डायनासोरस का नाम सुना होगा, जो कि जुरासिक काल में उसकी उत्पत्ति हुई। वह जो डायनासोरस जैसे विशालकाय जीव हुआ करते थे, और उन विशालकाय जीवों के साथ साथ आपको मैं बताऊं वो विशालकाय जीव क्यों बड़े थे, क्योंकि उस समय बड़े बड़े ग्लास पैटरस नाम की बड़ी बड़ी वनस्पतियां हुआ करती थी, यानी कि 60 से 100 मीटर ऊंचे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बहुत विशाल वनस्पति हुआ करती थी। और उनको खाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार उनकी आकृति भी क्या हुई, विशाल हुई। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब ये डायनासोरस थे, ये जुरासिक काल अंत होते होते ये खत्म हो गए। कारण, उसका वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि उल्काओं की वर्षा हुई थी, मेट्रोइटिक फॉल हुआ था, जिसके कारण ये पूरे के पूरी प्रजाति नष्ट हो गई थी। तो इसके साथ जो वनस्पतियां थी उस समय अर्थक्वेक भी बताते हैं, भूकंप भी आया था, ऐसे कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत सारी वनस्पति क्या हुई, जमीन में दफन हो गई। और वहीं से हजारों सालों बाद वह किसके रूप में प्राप्त हुई, जब खनन किया गया, विभिन्न सेलों का निर्माण हुआ। सेलों के अंतर्गत ये जो जीवाश्म ईंधन है ये आपको अवसादी सेलों में प्राप्त होते हैं। अवसादी सेल, जो वीडियो 4 नंबर वीडियो में भी हमने इसमें डिटेल में जब वितरण की बात की है, वितरण में आपको बताया किस तरीके के विभिन्न प्रकार के खनिज किन किन सेलों में पाए जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो क्लियर, आगे है तो किसके कारण, कारण क्या है कि जीवाश्म ईंधन बने कैसे, उसका प्रमुख कारण है ताप और दाब के प्रभाव से, यानी कि हीट और प्रेशर के कारण इनका निर्माण होता है, से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया देखिए, ये बताया डायनासोरस के समय का है। मैनी जायंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स, बहुत बड़े बड़ी वनस्पतियां दलदलों में दफन हो गए थे, ये देखिए। और कितने 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले ये जमीन में दफन हो गए थे। और फिर 100 मिलियन साल पहले पानी के अंदर गार्ड वगैरह जमता रहा, इसमें दफन हो गए, समुद्री जीव भी निक्षेपित हुए, और धीरे धीरे हीट एंड प्रेशर यानी कि ताप और दाब के साथ लगने के कारण ये क्या बना, आप ये देखिए अभी एक नई बदलाव आई, और बदलाव के साथ साथ नीचे पत्थर है, और इन सेलों में ही क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और उन खनिजों में ही क्या विद्यमान है, जैसे एक उदाहरण दिया गया है कोयले का, कोयला जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरणों की चर्चा हो तो आप नोट कर लीजिए क्या क्या है। जैसे आपको लिखना है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। और ये कैसे हैं, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, और ये किसके स्रोत हैं, ये परंपरागत ऊर्जा की प्रमुख स्रोत हैं। ये आप देखिए कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है। विस्तार से इन पे आगे अगले वीडियो बनाएंगे, जिन पे एक एक करके डिटेल में इन पे चर्चा जरूर करेंगे। आगे देखिए, नोट कर लीजिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के भंडार कैसे है। ये इनकी विशेषताओं में है कि जो परंपरागत स्रोत हैं उनके भंडार आंकलित हैं, सीमित हैं, कैलकुलेटेड हैं। हमें पता है आने वाले 50 वर्षों वर्षों तक कोयला उपलब्ध रहेगा। बुद्धिमानी से अगर उपयोग नहीं किया, आने वाले समय मैंने पहले भी बताया था कि वह कहाँ देखने को दुर्लभ हो जाएगा, लेबोरेटरीज में मिला करेगा कि ये देखो ये एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला हुआ करता था, ये खनिज तेल हुआ करता था, इससे रेल के इंजन चला करते थे। ऐसी अजूबे भरी बातें होंगी जिनको हम म्यूजियम्स में देखा करेंगे। तो इसी के लिए जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका बहुत बुद्धिमानी पूर्वक उनका प्रयोग करना चाहिए। खास इनके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। नोट कीजिए,
कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के भंडार कैसे हैं बच्चों? सीमित हैं। ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन अब सीमित हैं, तो इनका अनवीकरण की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि हमने जान लिया है कि इनका नवीकरण होने में कितना समय लगता है? हजारों वर्षों का समय लगता है। हजारों वर्षों का समय लगता है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर इसकी फॉर्मेशन में लगते हैं। उस प्रक्रिया को हमने जाना। तो अब क्या करें, हमें करना क्या है? यहां देखेंगे कि क्या प्रभाव इसके देखने को मिल रहे हैं कि विश्व की जो बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की दर तीव्रता से बढ़ रही है, और संसाधन क्या है वो तो आंकलित है। कौन से? परंपरागत वाले सब है आंकलित, और जनसंख्या की दर बहुत तेज है, और इनकी जो संसाधन है कौन से? परंपरागत, इनके निर्माण की दर उसकी जनसंख्या की तुलना में बहुत धीमी है। इसीलिए हमें इनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना है। नोट कर लीजिए, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है और उसका क्या कर रही है? परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर रही है, उसकी तुलना में जीवाश्म ईंधन निर्माण की दर कहीं अधिक है। हमने वो उस दर को देखा, किस तरीके से ये बन रहे थे, ये पूरी प्रक्रिया को आपने देखा। मतलब कई हजारों वर्षों का समय इसमें लग रहा है। आप ये देख रहे हैं 300 मिलियन साल पहले दफन हुए, उसके बाद फिर ये वापस से गार्द जमता गया और उसके बाद ताप और दाब से ये बहुत धीमी प्रक्रिया है परंपरागत स्रोतों की। आगे लिखिए, इसलिए ये शीघ्रता से समाप्त होने वाले हैं। कौन से? ये मतलब जो परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि कन्वेक्शनल जो सोर्सेज हैं, किसके? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वह क्या हैं? शीघ्रता से समाप्त होने वाले हैं। अतः इनके संरक्षण की क्या है? महती आवश्यकता है। इनका संरक्षण करना मानव का ही परम दायित्व है। ये विभिन्न प्रकार के आप परंपरागत स्रोतों को, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जिनके बारे में अगले वीडियो में बारी बारी से विस्तार में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।